हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। और तैयारी वगैरह अच्छे से चल रही है? देखो, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में डिफरेंस क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट पे कब तक लगता है और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात कि कोई एक बॉडी है जो किसी एक टेबल पे रखा गया है। मतलब कोई एक बॉडी है जिसको एक टेबल पे, कुछ इस टाइप का बॉडी है जो एक टेबल पे रखा गया है, ठीक है। मान लेते हैं जो 10 kg 10 kg का ब्लॉक है और इस दोनों सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका वैल्यू क्या है? 0.1, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई बॉडी अगर किसी सरफेस पे रेस्ट में है तो क्या उस कंडीशन में इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? देखो, फ्रिक्शन फोर्स कभी भी किसी सरफेस के बीच में तब जनरेट होता है, एक्चुअल में कब पिक्चर में आता है, जब ब्लॉक का, सबसे पहला बात, जो ब्लॉक है जिसके ऊपर हम लोग फ्रिक्शन निकालते हैं उस ब्लॉक के पास टेंडेंसी टू मूव हो, मतलब उसका ये हो कि इस पर कर कुछ फोर्स लगाए तो ये मूव कर जाए, देन उसके ऊपर कोई फोर्स लगता हो। ऐसा नहीं कि वो रखा गया हो सिर्फ किसी सरफेस पे उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए, देन वो क्या करेगा, देन ये सरफेस जो है, नीचे वाला टेबल का जो सरफेस है, इस ऑब्जेक्ट के नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, उसके मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा, उसके रिलेटिव मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, जैसा कि फ्रिक्शन फोर्स में पढ़े होगे आप लोग, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है एक्चुअली अपोजेज द रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, किसके? उस दोनों के कंटेक्ट सरफेसेस पे लगता है, उस दोनों के कंटेक्ट सरफेसेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है और उसके बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये बात समझ में आना चाहिए। एक्चुअली हम लोग रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं, मतलब एक कंप्लीट बॉडी पढ़ रहे हैं। दैट्स वाई हम लोग मानते हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स इस दोनों सरफेस के बीच में लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस कंप्लीट बॉडी के मोशन को अपोज करेगा। बट एक्चुअल में जब आप रिजिड बॉडी नहीं पढ़ोगे, कुछ ऐसा बॉडी, फ्लूइडिक बॉडी या कुछ भी, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो सरफेस है उस सरफेस के कंटेक्ट सरफेसेस के एक मैक्सिमम थिकनेस तक ही उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, बाकी अपर वाले लेयर को नहीं करेगा। बट वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को जो फ्रिक्शन पढ़ना है उस रिजिड बॉडी पे पढ़ना है। कि हाँ, किस पे पढ़ना है? रिजिड बॉडी पे, मतलब एक कंप्लीट बॉडी है, कंप्लीट सॉलिड बॉडी है, ठीक है, जिसमें क्या है, कंप्लीट सॉलिड बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ना है। तो क्या है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके दोनों के सरफेस के बीच में जनरेट होगा वो क्या करेगा? इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स तब तक इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स ना लग रहा हो। अगर ये रेस्ट में रखा गया है तो इसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब अगर ये जस्ट रखा गया है और इसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तब तक इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ही कोई एक फोर्स लगा दिए, मान लो 1 न्यूटन का, इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगना स्टार्ट कर जाएगा और इसके ऊपर क्या होगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। देखो, 1 न्यूटन का टेंडेंसी क्या है कि इस ब्लॉक को अपने साथ इधर ले जाए, ठीक है। बट ये क्या करेगा, ये जो टेबल का सरफेस है इसको कहेगा तुम छोड़ के मत जाओ मुझे। तो ये क्या करेगा, टेबल जो है इसके नीचे वाले सरफेस पे एक इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगा, ठीक है। वो कितना लगाएगा अभी बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात एक चीज और समझो कि जो ये कंटेक्ट सरफेसेस है, इस कंटेक्ट सरफेसेस का एक अपना कैपेसिटी है कि उतना फोर्स अगर तुम इस पे अप्लाई करोगे तो ये मूव नहीं करेगा। उससे थोड़ा भी ज़्यादा लगाए तो वो क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। तो ठीक है, तो वो फोर्स एक्चुअली क्या है कि वो कहाँ से कहाँ वेरी करता है उसे देखते हैं, ठीक है। तो जो देखो, जो अप्लाइड फोर्स हम लोग यहाँ पर लगाएं, कोई भी F, जो F है, मान लो यहाँ पर कोई अप्लाइड फोर्स F लगाए हैं जिसका वैल्यू अभी 1 न्यूटन था, ठीक है, जिसका वैल्यू अभी हम लोग क्या लिए थे? 1 न्यूटन था। 1 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन ये अभी मूव नहीं किया। ये मूव क्यों नहीं किया?
क्यों, अगर ये मूव नहीं किया है तो मतलब इसका नेट फोर्स इस बॉडी का क्या है, 0 है। मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो, इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा है और इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स जो है इधर की ओर, एक इसके नीचे वाले सरफेस पे कौन लगाया है, ये टेबल लगाया है। तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है 10 kg का ब्लॉक, तो मतलब ये जो इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा था, ये 1 न्यूटन का फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन के बराबर। और ये कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, स्टैटिक होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वो होता है जो किसी बॉडी पे, कि अगर उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हुआ है वो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा है और उस सिचुएशन तक पहुंच जा रहा है कि जहां पे अगर उस फोर्स में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट करेंगे तो मूव कर जाएगा। मतलब अभी समझ में आएगा कि देखो, अगर ब्लॉक रेस्ट में है और उसके ऊपर कोई एक फोर्स लग रहा है और उसके कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है। मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ये आ गया। बट अब क्या है कि जैसे मान लो कि अब ये 1 न्यूटन नहीं, इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, 5 न्यूटन बनाए, 5 न्यूटन लगाएं, लेकिन 5 न्यूटन लगाने के बाद फिर ये बीडी ड्रॉ करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, फिर यहाँ अगर मूव नहीं कर रहा है ये, तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 न्यूटन के बराबर। फिर ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जो एक्सटर्नल फोर्स इस पर लग रहा है बढ़ा रहा है, वैसे वैसे ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। देखो उसके बराबर है ना, उसके बराबर आ रहा है ना, Fs जो है देखो, ये जो एक्सटर्नल अप्लाइड है उसके बराबर है। लेकिन ये कब तक बराबर होगा भाई, देखो इसके दोनों का कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी है, इस दोनों का सरफेस का जो है एक कैपेसिटी है कि इसको रोक के रखने का। ठीक है, इसको, इस बॉडी को रोक के रखने का एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी को जैसे ही हम लोग अचीव कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद उस फोर्स को जैसे भी थोड़ा भी और इंक्रीमेंट करेंगे इसमें, तो उसके बाद क्या होगा, ये बॉडी स्लाइड कर जाएगा। तो देखो वो कैपेसिटी क्या होता है जिसके कारण ये मैक्सिमम उस पॉइंट तक ये रुका रहे, तो वो कैपेसिटी होता है म्यू और एन। म्यू और एन क्या होता है, देखो ये एक्चुअली होता है स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और ये म्यू एन होता है। म्यू क्या होता है, इस दोनों सरफेस के बीच का जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इस दोनों के बीच के जो सरफेसेस हैं उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। एन क्या होता है, एन इज नॉर्मल ऑफ दैट बॉडी, जिस बॉडी पे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स निकाल रहे हैं और जिस सरफेस पे निकाल रहे हैं, तो इस सरफेस यहाँ पे इस बॉडी पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, इस जगह पे, इस पॉइंट पे, इस बॉडी पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है वो। ठीक है, तो वो हमारा क्या देगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब कि देखो ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होने का मतलब क्या हो गया कि हम म्यू एन तक इसको इंक्रीज कर सकते हैं, म्यू एन तक इस फोर्स को इंक्रीज करके ले जा सकते हैं। तब तक ये बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। जैसे ही म्यू एन को हम लोग अचीव कर लिए, जैसे ही म्यू एन को फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले गए, म्यू एन तक ले गए, म्यू एन तक जैसे ही ले गए तब तक वो रेस्ट में है। लेकिन म्यू एन के बाद अगर इसमें 0.0000001 न्यूटन का भी इंक्रीमेंट करेंगे तो ये बॉडी स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई म्यू एन को बोला गया है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब यहां से क्या समझ में आया कि भाई जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका रेंज क्या, कहां से कहां तक होता है। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होता है, और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम दैट विल बी इक्वल टू द अप्लाइड लोड, एट दैट अप्लाइड लोड विल बी लेस देन म्यू एन। यहां से यहां होना चाहिए ये एफ। ठीक है, और एफ शुड बी लेस देन म्यू एन। ठीक है, ये हमारा इसका स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज हो गया। तो मैक्सिमम कितना होगा, म्यू एन होगा, म्यू एन तक इंक्रीज करेंगे तब तक ये मूव नहीं करेगा। तो एग्जांपल से भी देख सकते हो, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी किसी कंटेक्ट सरफेस, किसी दूसरे बॉडी के पे तब तक रेस्ट में रह सकता है
तब तक कि जब तक उस दोनों कंटेक्ट सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो μ1 तक अचीव ना हो जाए। μ1 जैसे ही अचीव करेंगे और उसके बाद फोर्स में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट करेंगे 0.0001 का जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स F था यहाँ पे, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी स्लाइड हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये समझ में आया। यहाँ से क्या समझ में आया कि भाई जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक्चुअली दैट इज द वेरिएबल फोर्स, जिसका लिमिट मैक्सिमम जो वैल्यू होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है μn, और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम होगा 0, नहीं अगर कोई फोर्स लगेगा तो 0, इसको 0। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या, कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेकर μn। अगर ये F लिखे तो ठीक है, F भी सही है, लेकिन F क्या है कि F को अगर जब 0 रखोगे तो ये 0 होगा। ठीक है, तो इसको इसका रेंज एक्चुअल ये है, ये होगा, इसको याद रखना, ये 0 से μn तक जाएगा, और μ1 इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और μn तक ये बॉडी क्या होगा, रेस्ट में रहेगा, और μn से जितना भी थोड़ा भी इंक्रीमेंट करेंगे तो ये क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। तो यहाँ से समझ में आया हम लोग को कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ लिमिटिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल फोर्स। ठीक है, कैसे वेरिएबल है समझ गए, वो 0 से लेकर, अगर ये फोर्स इस पर कोई अप्लाइड नहीं होगा तो 0 लगेगा, और ये कहाँ तक जाएगा, μn तक जाएगा। तो कैसे अप्लाइड होगा, तब तक देखो इस केस में देखो, ये 10 kg का ब्लॉक था और इसका जो है अपना इसके बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये 0.1 है। तो इसके ऊपर नॉर्मल कितना लग रहा है, देखो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। देखो ये बॉडी, इसके ऊपर नॉर्मल कितना लगाएगा, नॉर्मल n का लगेगा, तो ये सरफेस उसके ऊपर नॉर्मल कितना लगेगा, n, और इस बॉडी का जो वेट है ये कितना है, mg। तो दोनों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं है, तो n विल बी इक्वल टू mg। तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, m कितना था 10 kg, और g कितना है 10, और ठीक है, तो ये कितना हो गया 100 न्यूटन। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0.1 इंटू 100, μn होता है, तो म्यू का वैल्यू 0.1 और n का वैल्यू, नॉर्मल का वैल्यू 100n। हियर n इज नॉट नॉर्मल, हियर n इज न्यूटन। ओके, ये दैट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। मतलब इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन तक का फोर्स लगा सकते हैं, तब तक ये बॉडी क्या करेगा, स्लाइड नहीं करेगा। बट जैसे ही हम लोग 10.00001 न्यूटन भी अगर लगा दिए तो ये बॉडी क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, और इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई ये क्या बोला गया है कि 0 से μn का जो वैल्यू होता है फ्रिक्शन का, वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। उस केस में क्या होता है कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इसके बराबर होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है जो अप्लाइड लोड के बराबर होता है, लीनियरली वेरी करता है। ठीक है, अब जैसे ही ये मूव कर जाएगा, जैसे ही ये अगर इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो 10 न्यूटन से ज्यादा आ गया, तो ये ब्लॉक क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। मूव कर गया, फिर भी इसके बीच में, इस दोनों के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, बट वो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक नहीं होगा, वो काइनेटिक होगा। क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। मतलब कि बॉडी जैसे ही स्लाइड करना स्टार्ट किया, उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो काइनेटिक और स्टैटिक में आपको रिलेशन बताएंगे, और काइनेटिक और स्टैटिक में कौन बड़ा है, कौन ज्यादा है और क्यों कम होता है, वो हम बात करते हैं। देखो इतना आपको स्टैटिक के बारे में समझ में आ गया होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और एक्सटर्नल अप्लाइड फ्रिक्शन जो लोड है उसमें क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जो अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पर जो 1 न्यूटन 5 न्यूटन लिए थे, वही यही था एक्चुअल में, यही था ये। और ये कब तक होगा, μn तक, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू तक। अब बात करते हैं
काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक ही टर्म है, मेनली जो है स्टैटिक फ्रिक्शन में ही है। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है कि जैसे ही बॉडी अब स्लाइड करना स्टार्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे ही बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। जो फ्रिक्शन अब लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो देखो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ग्रेटर देन होता है एफ के। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है वो म्यू एन के बराबर ही होता है, म्यू के एन होता है। ठीक है, हेयर म्यू के इज coefficient of kinetic friction। काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का कभी भी बात होगा तो वो मैक्सिमम का ही बात हो रहा है। ठीक है, उसमें वेरिएबल, क्योंकि जो हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसमें मैक्सिमम मिनिमम का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट फोर्स है। वो बताएंगे कैसे? वो एक कांस्टेंट फोर्स है। अब जो बॉडी स्लाइड कर गया उसके बाद जो फोर्स उसके सरफेस के बीच में रहेगा उसमें अब कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, वो एक कांस्टेंट फोर्स उसके सरफेस के बीच में कंटिन्यूअस लगते रहेगा। वो जो फोर्स लगेगा वो म्यू के है। काइनेटिक फ्रिक्शन वो क्या है? म्यू के है। दैट इज द कांस्टेंट फोर्स, एक्चुअली दैट इज द कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। इट इज नॉट वेरिएबल, बट स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फोर्स। याद करो क्या चीज? जो काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट फोर्स एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल फोर्स। दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन हैज द मैक्सिमम वैल्यू एंड काइनेटिक फ्रिक्शन हैज देयर इज नो एनी टाइप ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है? वेरिएबल फोर्स है। दैट्स व्हाई उसमें मैक्सिमा और मिनिमा आ रहा था, बट हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? कांस्टेंट फोर्स है। आज फिर बात कर रहे हैं हम लोग कि हमारा पता चल गया कि जो हमारा काइनेटिक है वो कांस्टेंट होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है कांस्टेंट होता है। और हमारा जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये क्या आता है? म्यू एच एन। एक्चुअल में कहीं पे भी आपको बहुत जगह सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ रहता है, एक्चुअल में वो स्टैटिक होता है। अगर कहीं भी मेंशन नहीं हो कुछ भी तो उसको स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेके चलो। ठीक है, अगर कहीं भी आपको दिया होगा, कहीं भी अगर उसको काइनेटिक चाहिए लगाना होगा, दैट विल गिवन इन योर क्वेश्चन कि दिस वन इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अगर कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है तो एक्चुअली दैट वैल्यू इज द वैल्यू फॉर स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब देखो जो हमारा म्यू, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्टैटिक और काइनेटिक में क्या रिलेशन होता है? ये म्यू एस इज एक्चुअली ग्रेटर देन म्यू के। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्यों होता है अभी हम बात करेंगे, ये क्यों होता है वो बात करेंगे। समझ में आया? स्टैटिक और काइनेटिक में अभी तक जो फंडा है वो समझ में आया। अब जो ग्राफ बताएंगे उससे भी समझ में आएगा। उससे भी समझ में आएगा। देखो कोई एक फ्रिक्शन फोर्स है और एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, जो हम लोग के ऑब्जेक्ट पे कोई एक एक्सटर्नल जो लोड लगाए थे, बाहर से जो फोर्स लगाए थे एफ, वो और उसके बीच कंटेक्ट सरफेस के बीच के जो फ्रिक्शन फोर्स है, उसमें जो काइनेटिक का रीजन क्या होता है और स्टैटिक का रीजन क्या होता है। देखो हम लोग क्या बात किए थे कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दैट इज द इक्वल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। ये होता है। ठीक है, ये होता है। और ये इसका भी ये लिमिट है। ये इक्वेशन कब तक फॉलो होगा? जब तक ये स्टैटिक का वैल्यू में क्या हो जाए? मैक्सिमम नहीं हो जाए, तब तक ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ चलेगा। मतलब कुछ इस टाइप से चलेगा। और जैसे ही ये मान लो, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे आके स्टैटिक फ्रिक्शन का जो है मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो गया है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जैसे ही अचीव हुआ तो
तो यहाँ पर एक जो अप्लाइड लोड है यहाँ तक क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। बट इसमें अब थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट करेंगे तो ये क्या होगा, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, कुछ यहाँ से सडन ड्रॉप होगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा, कुछ इस टाइप से एक सडन ड्रॉप होगा और कांस्टेंट होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि ये फ्रिक्शन में जो सडन ड्रॉप हुआ है, ये सडन जो ड्रॉप हुआ है, देखो यहाँ पे ग्राफ से भी पता चल रहा है ना, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कांस्टेंट है और ये जो है एक्चुअली लेस देन इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो ड्रॉप आया है ये क्यों आया है वो उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये जो सरफेस होता है, फ्रिक्शन जब होता है दो सरफेस के बीच में, जब दो बॉडीज है और ऐसे कांटेक्ट में रखा गया है, तो जैसे ही ये मूव करता है, जैसे ही मूव किया, स्लाइड किया इसके ऊपर, तो स्लाइड होने के कारण क्या होता है, इस दोनों के बीच का जो कांटेक्ट सरफेसेस है वो चिकना हो जाता है। बहुत जैसे ही मूव किया एकाएक क्या होता है, वो स्लिपरी हो जाता है। मतलब जैसे ही मूव किया स्लिपरी हो गया, तो उसका क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, घट जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घट जाता है, दैट्स वाई क्या हो जाता है, म्यू के इज लेस देन म्यू एस, ठीक है। जैसे ही वो मूव किया उसके ऊपर, तो वो क्या सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस को तरह घिस देता है। घिसने से क्या हो जाता है, जैसे कोई चीज को घिसोगे तो वो क्या हो जाता है, और ज्यादा चिकना हो जाता है। इसी तरह कि ब्लॉक जब तक रुका हुआ था तब तक तो ठीक है, म्यू एस कांस्टेंट था, लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि ब्लॉक मूव किया, सडनली म्यू के में ड्रॉप, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसमें ड्रॉप हो गया। सडनली एक बार ड्रॉप होता है और ये फिर कांस्टेंट हो जाता है। सडनली ड्रॉप होता है और वो सडनली ड्रॉप होके क्या बन जाता है, म्यू के, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। वो क्यों आता है, बस जो एक बार मूव किया, मूव करने के कारण होता है घिस जाता है, उसका जो सरफेस है घिस जाने के कारण क्या होता है, चिकना हो जाता है। और जितना सरफेस चिकना होगा उसमें फ्रिक्शन उतना कम होगा, मतलब उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा कम होगा। तो दैट्स वाई क्या होता है कि सडन ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि सरफेस के बीच चिकनाई आ जाता है और घिस जाता है सरफेस। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी चीज अभी हम ग्राफ से बताए हैं वो सब क्लियर आ गया होगा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है लेस देन होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो लेस देन है, ये नीचे लाई कर रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है एक्चुअली इज द कांस्टेंट वैल्यू। देखो यहां से कांस्टेंट है, ये सडन ड्रॉप हुआ ये कांस्टेंट है, सडन ड्रॉप हुआ कांस्टेंट है। तो इस रीजन को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक रीजन। ये रीजन जो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक का जो रीजन है स्टैटिक रीजन है, और ये जो रीजन है काइनेटिक रीजन, ठीक है। ये रीजन यहां से यहां क्या है, स्टैटिक है, और काइनेटिक का यहां से आगे जो भी है क्या है, काइनेटिक है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहां तक। आई होप कि आपको जो अभी बताएं हम लोग स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, जो भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं वो आपको समझ में आया होगा, और इससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, म्यू के एन, और म्यू के आपको बताया गया होगा, बताया जाएगा क्वेश्चन में कि दिस इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और स्टैटिक के लिए अगर कुछ भी नहीं मेंशन हो तो वो स्टैटिक के लिए होता है। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। और ये जो हमारा ये स्टैटिक के लिए सिर्फ कब लगा सकते हैं, फॉर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, फॉर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इट विल बी म्यू एस एन। और बट हमारा क्या, क्यों कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल फोर्स, एंड ये कहाँ से कहाँ वेरी करता है, जीरोस टू म्यू एन। बट काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। देखो ग्राफ से भी पता चल रहा है स्टैटिक का रीजन ये है, ये यहाँ से यहाँ देखो जीरो से लेकर यहाँ तक वेरी किया, बट हमारा काइनेटिक क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जो हम लोग जो भी रिलेशन बताए थे वो ग्राफ से क्लियर हो गया, और इसका कॉज क्या था वो भी बता दिए कि हमेशा याद रखना सरफेस जितना चिकना होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। मतलब अगर सरफेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो, मतलब 100% स्मूथ हो, तो मतलब उस केस में म्यू क्या हो जाएगा, अगर कोई स्मूथ सरफेस दिया हुआ है उसका मतलब होता है कि उस केस में म्यू 0 है, मतलब उस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो है नहीं, मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस व्हेन द सरफेस इज कंप्लीटली स्मूथ, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज आई होप कि जो भी बताए हैं आज की क्लास में वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आज के बाद से आप लोग के लिए, आप लोग के माइंड में स्टैटिक और काइनेटिक में कोई भी डाउट्स नहीं आएगा। तो अगर मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, तो आप लोग से बस एक ही चीज़ चाहूँगा,
बस मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं, बाय।